हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको बनाकर दिया उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था कि कास्ट सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती ही क्यों है, क्यों हम लोग ये बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन सोसाइटी के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। क्यों कुछ लोग अपनी कास्ट को छोड़कर कुछ अन्य कास्ट जो है, कोई नई कास्ट जो है उसके साथ, उस कास्ट के साथ जुड़ी एक नई आइडेंटिटी जो है वो अपनाना चाहते हैं। मैंने आपको इसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के जो कास्ट जिनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, मतलब मिला हुआ है इंडियन सोसाइटी में पास्ट में, जिनको शूद्र समझा जाता है, उसके साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें होती हैं, जिस भी प्रकार का बर्ताव होता है लोगों के साथ, वो उनको पसंद नहीं आता है। तो वो नए एरिया में जाके, नई लोकेशन में जाकर अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है, नई कास्ट, उसके साथ एसोसिएटेड टैग, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, फूड हैबिट्स, ये सब कुछ अपनाने लग जाते हैं ताकि उनको इज्जत मिले। वैसे तो इस चीज़ को संस्कृताइजेशन कहते हैं, मैंने यही बोलकर प्रीवियस लेक्चर वाइंड अप करा था। लेकिन कास्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या फिर कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए संस्कृताइजेशन सिर्फ एक माध्यम है, इकलौता माध्यम नहीं है कि सिर्फ संस्कृताइजेशन की वजह से ही कास्ट सिस्टम ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है, हम और भी चीज़ें समझते हैं इसके साथ। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को, कास्ट सिस्टम के अंदर चेंजेस को। तो सबसे पहला जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है सेंसिटाइजेशन। तो सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कास्ट सिस्टम एक पूरा का पूरा सिस्टम है और कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है वर्ण सिस्टम से, क्योंकि कास्ट सिस्टम आगे चलकर समझा जाने लगा था कि ये बर्थ के बेसिस पर एसोसिएटेड होता है। और वर्ण सिस्टम के अंदर भी जो पहले ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था वो लोगों के ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डेजिग्नेट होता था, बाद में बर्थ के बेसिस पर डेजिग्नेट होने लगा। तो अगर हम बात करें प्योरिटी और पॉल्यूशन के कंसेप्ट की, जो आगे चलकर कास्ट सिस्टम के अंदर हावी होता है, प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट, तो उसके अंतर्गत हम जानते हैं कि वर्ण सिस्टम के अंदर 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, एंड शूद्र। दिक्कत आती है लास्ट वर्ण में, क्योंकि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको समझा जाता है एस पॉल्यूटेड कास्ट और बाकी सबको एस प्योर कास्ट। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है ना ये। अब जो शूद्र हैं और वर्ण सिस्टम के बियॉन्ड जाकर, आपको भी पता है कि एक चीज हमें और देखने को मिल जाती है, वो वर्ण सिस्टम के अंदर नहीं आता, तो आप उसको ऐसा करके 4.1 करके ऐसे डिनोट करके लिख सकते हो, और वो है अतिशूद्र या फिर चंडालस। दिक्कत जो पूरी की पूरी एसोसिएटेड है वो है इनके साथ एसोसिएटेड शूद्र और अतिशूद्र के साथ, जिनको समझाता है पॉल्यूटेड कास्ट। वैसे तो वर्ण सिस्टम के अंदर 4 ही तरह के वर्ण होते हैं और पॉल्यूटेड कास्ट जो है वो शूद्र तक ही सीमित है, लेकिन इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन जिनकी हालत और बद से बदतर होती है वो है अतिशूद्र या फिर चंडालस। अब ये चीज़ बहुत प्राचीन भारत के ज़माने से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, प्योरिटी पॉल्यूशन का कंसेप्ट और प्योर कास्ट के साथ कुछ एसोसिएटेड उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, मानना, समाज में उनका एक कर्तव्य है, एक रोल है। ऐसी शूद्रों का रोल है, वैश्यस का रोल है,
क्षत्रियों का रोल है और ब्राह्मण का रोल है। तो संस्कृताइजेशन में क्या होता है, पर्सन कोशिश करता है, या फिर एक लोग जो एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी पोजीशन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का एक परिवर्तन लेकर आए, एक पोजीशन चेंज लेकर आए। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर वर्ण सिस्टम में हम लोग चलें ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, तो ईशा आप मुझे इसका जवाब दो कि ये जो पोजीशन चेंज आएगा ये कैसा होगा। जो टॉप वाले लोग हैं वो बॉटम में जाने की कोशिश करेंगे, वो शूद्र बनने की कोशिश करेंगे, या फिर जो शूद्र हैं वो ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने की कोशिश करेंगे। तो ये अप्रोच कैसी होगी ईशा, टॉप डाउन या फिर बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप तक, है ना। जिसकी पोजीशन अच्छी है समाज में, जिसको इज्जत मिल रही है समाज में, जिसका डंका बजता है समाज में, जिसका वर्चस्व है, वो क्यों चाहेंगे कि उनका वर्चस्व, उनकी पावर, उनका मान सम्मान जो है वो खो जाए समाज से। अब मैं मान सम्मान की दोस्तों बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी है कि जो कास्ट, जिसको, जिन कास्टों को इज्जत मिलती हुई आई है प्राचीन भारत के इतिहास से, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, और सबसे बद से बदतर हालत जो रही है वो शूद्र और अति शूद्र की रही है। इसमें तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो ब्राह्मण कभी भी ये चाहेंगे क्या, क्या उनका जो रैंक है, जो उनकी पोजीशन है इस वर्ण सिस्टम के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर, वो शूद्र की तरफ खिसक जाए? बताओ, ऐसा होगा? या फिर शूद्र चाहेंगे ब्राह्मण बनना? शूद्र चाहेंगे ना कि उनके कास्ट जो है वो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए, है ना, या चेंज कर लें उसको। वो अब कन्वर्ट हो जाए वो मैंने बोल दिया, लेकिन बेसिकली चेंज करना होता है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि माना जाता है समाज के अंदर के बर्थ के बेसिस पर वो कास्ट आपके साथ एसोसिएटेड है तो उसे चेंज नहीं करा जा सकता, वही आपकी सच्चाई है। लेकिन पॉइंट ये ना कि आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर क्यों रहे हो। बर्थ के बेसिस पर तो कभी एसोसिएटेड थी ही नहीं ना कास्ट सिस्टम, या बुरे की कोई या कोई से भी कास्ट। वो तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था ना, मेहनत के बेसिस पर होता था ना। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा ऐसा नहीं था ना, ठीक है, ये तो बाद में हुआ। तो संस्कृताइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ये जो होता है ये क्या होता है कि यहाँ पर एक चेंज आता है। सबसे पहले तो नंबर वन फैक्टर तो ये कि चेंज आता है। नंबर टू फैक्टर है कि मोबिलिटी होती है यहाँ पर। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक पोजीशन से, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर चले जाना। आपका, इसका मतलब आपकी जो प्रेजेंट कास्ट है, आपके साथ एसोसिएटेड जो टैग है प्रेजेंट कास्ट का, आप उसको छोड़कर किसी अन्य कास्ट की तरफ ओरिएंटेड हो रहे हो। वो कैसे हो गया? आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो कास्ट सिस्टम में। यानी कि अगर आप 1 पर हो, ऐसा तो नहीं होगा वैसे कि आप 1 पर हो 4 पर चले गए। अगर आप 4 पर हो तो 3 पर जाने की कोशिश करोगे, 3 पर हो तो 2 पर, 2 पर हो तो 1 पर। इस चीज को कोई डिनाई कर सकता है क्या कि कास्ट सिस्टम जिस दिन से बर्थ के बेसिस पर एसोसिएट होना शुरू हुई, तो हर किसी के अंदर एक चाहत थी भारत के समाज के अंदर, और जो कास्ट सिस्टम से पीड़ित जो लोग हैं वो चाहते थे कि, या फिर मानते थे ऐसा, आप मुझे बताना हाँ या ना मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, कि ब्राह्मण कास्ट में बर्थ लेना सबसे बेस्ट थिंग है इज्जत पाने के लिए, वर्चस्व बनाने के लिए, अपना पावर को एंजॉय करने के लिए, और इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएटेड पैसे की प्राप्ति के लिए। वो नहीं मिल पा रहा है तो क्षत्रिय एज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। बताओ, भारत का अधिकतर आदमी यही मानता था, यही थिंकिंग थी उसकी। आज भी बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे गांव में यही थिंकिंग है लोगों की। बताओ, कोई पर्सन ऐसा मिलेगा भारत में आपको आज के समय में जहां पर, जिसके एरिया में, जिस गांव में कास्ट सिस्टम फॉलो होता हो, और अंजलि वो पर्सन ये कहे कि हम ब्राह्मण हैं और इसको छोड़कर हम शूद्र बनना चाहते हैं, हम वैश्य बनना चाहते हैं, हम क्षत्रिय बनना चाहते हैं? कोई कहेगा ब्राह्मण क्या ये? कोई वैश्य ये कहेगा? वैश्य वर्ण का कोई जो कोई पर्सन है उसका घर परिवार ये कहेगा क्या कभी भी ईशा कि हमें शूद्र बनना है? लेकिन क्या शूद्र पर्सन ये कहेगा क्या प्राची के हमें जो है, अगर मौका मिले वैश्य वर्ण में कन्वर्ट होने का, या फिर वहां तक पहुंचने का, या क्षत्रिय में कन्वर्ट होने का, ब्राह्मण में कन्वर्ट होने का, तो हम खुशी खुशी इस चीज़ को अपना लेंगे। कम से कम हमारी जो हैसियत है, जो हमारी पोजीशन है,
जो हमसे कचरा पट्टी उठवाई जाती है, हमसे जो एक्सपेक्ट करा जाता है, हमारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होती है, हमारे साथ जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, कम से कम उससे तो हम निजात पा पाएंगे, उससे तो हमें छुटकारा मिल सकेगा कम से कम। ऐसा है। तो ये अप्रोच हमेशा कैसी होती है ईशा? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप, राइट। अब ये होगा कैसे? सोच तो लिया, मान लेते निर्भय, मन तो बना लिया अपन ने कि अपन को अपनी कास्ट सिस्टम चेंज करनी है। इस टॉपिक में आप सब सेंसिटाइजेशन को समझने के लिए एक बार के लिए सब लोग अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप जो है ऐसी कास्ट सिस्टम के पीड़ित हुए लोग हो जब कास्ट सिस्टम बर्थ के बेसिस पर डिसाइड होता है और आप सब लोग शूद्र हो। ऐसा मान लो कि हम सब शूद्र हैं। अब हमने ये दृढ़ संकल्प तो बना लिया अंजलि कि हमें जो अपना वर्ण इंप्रूव करना है ना आर्यन? पहली चीज ये कि मेंटल फ्रेमवर्क से हम रेडी हो गए हैं कि यार यहां पर रहते रहते तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस वर्ण सिस्टम के अंदर, इस कास्ट के अंदर हमें अपनी कास्ट को चेंज करना है। एक दृढ़ संकल्प तो बना लिया, लेकिन उसके लिए करेंगे क्या? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये वाली बात बोलते हुए वाइंड अप करा था वो लेक्चर कि एक तो लोकेशन चेंज कर लो सबसे पहले तो अपनी, है ना? जोग्राफिकल जो टेरिटरी आपकी जो रीजन, आप तो एक वो चेंज कर लो, क्योंकि आपके गांव में अगर आप अपने आप को कल की सुबह से अटैक देने भी लगो कि हम ब्राह्मण बन गए, हम क्षत्रिय बन गए, हम वैश्य बन गए हैं, तो ये रियलिस्टिक चीज है क्या? गांव वाले मानेंगे क्या? या फिर अगर अभी तक आपको वो शूद्र देखते हुए आए हैं, परिवार को शूद्र देखते हुए आए हैं, आप जो एक्सपेक्टेड रोल वहां पर निभाते हो, एक्सपेक्टेड रोल आपका क्या? आप कचड़ पट्टी उठाओगे, जो है नाले हैं जो वो साफ करोगे, दूसरों की लेटरिन साफ करोगे, ये सब जो मीनियल वर्क है, ह्यूमन स्कैवेंजिंग वाले जो काम है, आप ऐसे काम करोगे जिसमें इंसानी शरीर जिस मकसद से पैदा होता है उस चीज की भी इज्जत गिर जाए। ये एक्सपेक्टेड रोल है। अब आपके घर परिवार वाले या पीढ़ियां इस चीज को भुगतती हुई चली आ रही थी तो वो निभा रही थी इस रोल को, लेकिन आपने अपने संकल्प लिया कि हमें ये चेंज करना है, ये आपका दृढ़ संकल्प है। तो सबसे पहले आपको जो अपनी लोकेशन तो चेंज करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना? अपना एरिया तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको नए एरिया जाकर, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि आपके मन में, आपके दिल में थोड़ी सी असमंजस हो कि यार कोई हमें हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पहचान ना ले कोई, कि हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं। तो पर्सन यहां पर कस्टम्स और अपने रिचुअल्स को भी चेंज करता है, रीति रिवाज, परंपरा, नए नए त्योहार अपनाना, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ड्रेसिंग सेंस, ये सब अपनाता है। और वो वही, और ये जो पर्सन है ना, जैसे शूद्र अगर ये सब अपनाएंगे तो वो अपनाएंगे वही जो कि कस्टम्स और रिचुअल्स एसोसिएटेड है किसके साथ? ब्राह्मण या क्षत्रियों के साथ। वैसे तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक चीज समझना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज के बारे में बताया था, अगर ईशा अपन को मौका ही मिल रहा है, प्राची अपन को मौका ही अगर मिल रहा है कि अपन संस्कृताइजेशन के प्रोसेस को अपनाते हुए अपनी कास्ट को चेंज कर रहे हैं, तो फिर अपन कॉम्प्रोमाइज हल्का फुल्का भी क्यों करेंगे प्राची? जब कन्वर्ट होना ही है तो पूरी तरीके से ब्राह्मण में कन्वर्ट होंगे ना, है कि नहीं? ऐसा निर्वैर जब एरिया चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर क्षत्रिय क्यों अपनाना? वनडे सिस्टम में सबसे टॉप की कास्ट कौन सी है, कौन सी मानी जाती है समाज में? आज भी लोगों की साइकोलॉजी में क्या बचा हुआ है, क्या है? ब्राह्मण है ना। तो अंजलि कॉम्प्रोमाइज करके हम फिर क्षत्रिय वैश्यों की तरफ क्यों जाएं? समझ गए? संस्कृताइजेशन में इसका मतलब जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो हायर कास्ट नहीं, हाईएस्ट कास्ट को ही टारगेट करने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। और हाईएस्ट कास्ट कौन सी है वर्ण सिस्टम में भारत के समाज के अंदर? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के साथ एसोसिएटेड जो रीति रिवाज, परंपराएं, कस्टम्स, रिचुअल्स जो होते हैं, ये अपने कस्टम्स और रिचुअल्स को छोड़कर, रीति रिवाज परंपराओं को छोड़कर, लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो ब्राह्मणों के रीति रिवाज परंपरा को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ब्राह्मणों के साथ एसोसिएटेड क्या चीज मानी जाती है? अब देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल, नॉर्म बेस्ड और रूल बेस्ड होना पड़ेगा। ध्यान से समझना दोस्तों मेरी बात, ये थोड़ा सा ना सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो
आप समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। इन लाइनों के बियॉन्ड पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहले आप वो चीज समझने की कोशिश करो। देखो, आज के समाज में इंसान का कोई धर्म ईमान नहीं रह गया है, राइट। हम लेकिन जब इस टॉपिक को टारगेट करने वाले हैं ना, और ये पढ़ने वाले हैं कि मान लो कि जो शूद्र हैं वो कस्टम्स और रिचुअल्स ब्राह्मणों वाला अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ब्राह्मण्स के साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें मानी गई हैं, जानी गई हैं, किताबों में, ग्रंथों में जो लिखी गई हैं, जहाँ पर वर्ण सिस्टम का जो जिक्र है वो लिखी गई है कि ब्राह्मणों को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, खान पान, रहन सहन, कपड़ा, अपना लिबास, बोलचाल, बोली, प्रोफेशन क्या होना चाहिए। हम उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में उनके रिगार्डिंग ब्राह्मणों के रिगार्डिंग नॉर्म्स क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है। उनके रिगार्डिंग रूल्स क्या क्या बने हुए हैं, उनके रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस हैं वो क्या क्या बनी हुई हैं। तो इसको ऐसे मत समझना। अब मैं ब्राह्मणों के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जैसे दारू नहीं पीनी है और सात्विक भोजन खाना है, मांस जो है वो कंज्यूम नहीं करना है, किसी भी तरीके से मांस मदिरा का पालन नहीं करना है, चिकन वगैरह ये सब, मीट वगैरह, दारू, ये सब का सेवन नहीं करना है। तो आपको इस टॉपिक को ऐसे नहीं समझना है कि नहीं नहीं सर, हमारा जो एक दोस्त है वो भी दुबे है, वो भी शुक्ला है, वो भी शर्मा है, वो भी मिश्रा है, वो तो रज के चिकन खाते हैं, वो तो रज के दारू पीते हैं, पूरी की पूरी जो है चिकन के साथ हड्डियाँ भी निकल जाते हैं। दारू तो उनकी शुरू होती है जब उनके 15 पैग लगते हैं जब। तो आपको आज के ज़माने में जैसा यूथ या जैसे आजकल के लोग अपना धर्म ईमान पूरा खोकर जैसे बिहेव करते हैं, इसको ऐसे नहीं समझना है। क्योंकि सेंसिटाइजेशन में जो पर्सन लोएस्ट कास्ट का पर्सन होगा, जो छुआछूत का शिकारी रहा होगा, जिसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई होगी, जो विक्टिम रहा होगा इन सब चीज़ों का, तो वो जब हाईएस्ट कास्ट को वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन, उसका परिवार, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो कर रहा है, कर रही है, तो वो हमेशा वही चीज़ें वो अपनाएंगे जो उनकी एक्सपेक्टेड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है। अब ब्राह्मण जो लोग होते हैं उनके साथ नॉर्म्स ये एसोसिएटेड होते हैं कि ब्राह्मण आदमी कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करता है, ठीक है। वो शाकाहारी भोजन करता है, सात्विक भोजन खाता है। वेजिटेरियनिज्म को तो ये लोग भी अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर संस्कृताइजेशन में जो पर्सन शूद्र से उठकर अपनी आइडेंटिटी ब्राह्मण में चेंज करने जा रहा है, तो वो कस्टम रिचुअल्स अपनाएगा, जैसे सात्विक भोजन और शाकाहारी भोजन खाना। फिर आपको यहाँ पर एक बड़ी प्यारी टर्म देखने को मिल रही है, ये शायद से आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे इस टर्म को, टी टोटलिज्म। इसके बारे में मैंने ग्रुप में एक फोटो भेजी थी आपको कल, ये है ना, और मैंने यहाँ पर लिखा था देखो, टी टोटलिज्म एंड वे ऑफ संस्कृताइजेशन, है ना, फाउंडेशन कोर्स के ग्रुप में भी भेजी थी, और मैंने ट्रू आईएएस वाले चैनल पे भी आई थिंक मैंने भेजी थी, हाँ यहाँ पर भी भेजी थी। तो ये देखो क्या है, दारू ऑफर कर रहा है एक पर्सन किसी और को, और वो सामने वाला मना कर रहा है, नहीं भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं पीता, मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं पीता, या मैं नहीं पीती। तो टी टोटलिज्म बेसिकली ये होता है कि जब आप दारू का सेवन नहीं करते हो। अब क्या है, ये सब देखो ढोंग नहीं है। आप कहोगे ये ढोंग क्यों रचा रहे हैं, ये सब ढोंग नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को उसके घर परिवार वालों को अगर लो कास्ट का स्टेटस अगर अपना चेंज करना है इनटू हायर पोजीशन इन द कास्ट हियरार्की, तो सिर्फ अपना सरनेम बदल लेने से, कि मान लो कोई पर्सन है, अब देखो हम यहां पर जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। चाहे आप में से कोई व्यूअर भी मुझे सुन रहा है या कोई भी चीज़ आप में से फाउंडेशन कोर्स के लोग सुन रहे हैं, भाई ये भारत की समाज की वास्तविकता है, रियलिटी है। आप रियलिटी में 10 चीज़ें नहीं कहोगे तो आप वो रियलिटी ही रहेगी फिर हमेशा। लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है इसलिए चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन आप जब प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों बन जाओगे तो आपको इन सब चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। ये समस्याएं आपके सामने आएंगी रोज़मर्रा के जीवन में। एक केस स्टडी यूपीएससी ने दी थी कुछ साल पहले, मैंने आपको बताया था ना,
अभी देखना उसका जिक्र यहाँ पर भी होगा, वैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। केस स्टडी पता क्या थी, और वो केस स्टडी ना ऐसी थी, द हिंदू में ना एक खबर जो है वो प्रचलित हुई थी। उन दिनों में बहुत रज के अखबार पढ़ता था। शुरुआती दिनों में मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं करंट अफेयर का बहुत बड़ा शौकीन था। डेली जो मैं पढ़ता था वो पढ़ता था द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट और हिंदुस्तान टाइम्स। एंड आई यूज टू रीड इन द इवनिंग मैगजीन्स, कुरुक्षेत्र, योजना, विजन आईएएस के करंट अफेयर्स, आईएएस बाबा की पीडीएफ और इनसाइट्स की पीडीएफ। तो मुझे एक एक करंट अफेयर, जो शुरुआती दिनों में मैंने गलती करी है कि भाई करंट अफेयर से जैसे यूपीएससी निकलता होगा, वो मूर्खता आप मत अपनाना, लेकिन मैं अपने दिनों की आपको बात बता रहा हूँ। यूपीएससी ने कुछ साल पहले द हिंदू के एडिटोरियल में एक चीज प्रचलित हुई थी, उससे क्वेश्चन बनाया था एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, केस स्टडी का, जीएस पेपर 4 में। क्या हुआ था, एक जगह की बात है, किसी एक स्टेट की। तो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ना कुक होते हैं, बावर्ची होते हैं, जिनको सरकार हायर करती है। तो बड़े सारे पेरेंट्स ना एक दिन स्कूल के बाहर पहुंच गए कि आप लोग अपना कुक उठाओ। स्कूल वालों के पास पहुंच गए कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाएंगे, आप लोग अपना कुक चेंज करो। स्कूल प्रशासन ने बोला कुक से, ये सॉरी, स्कूल प्रशासन ने बोला पेरेंट्स से, सबको एड्रेस करते हुए, प्रिंसिपल वगैरह, डायरेक्टर वगैरह सब आए, सरकारी स्कूल था। बोला कि ऐसी क्या बात हो गई, आप लोग इतना गुस्से में, इतना उत्तेजना क्यों दिखा रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। मिड डे मील स्कीम तो जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सल स्कीम है, पूरे भारत में चलती है, और उसमें ख्याल रखा जाता है कि जो कुक है वो फिल्टर वाला पानी यूज़ कर रहा है, ग्लव्स पहन के खाना बना रहा है, किचन पूरा हमारा साफ रहता है, कोई चूहे, कोई कॉकरोच ऐसी तो दूर दूर तक कोई समस्या ही नहीं है, और बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड बनाकर दिया जाता है, और कोई बोरिंग खाना भी नहीं मिल रहा, तो क्या दिक्कत है। तो पेरेंट्स का ये कहना था स्कूल प्रशासन से, दिक्कत हमें खाना बनाना, खाना कितना टेस्टी हाइजीनिक कंडीशन से बन रहा है कि नहीं बन रहा, उससे दिक्कत नहीं है, उससे भी बड़ी समस्या हमारी। प्रशासन चौंक गया, स्कूल प्रशासन चौंक गया कि भाई इससे बड़ी क्या समस्या हो सकती है। तो पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल प्रशासन से कि आपके यहाँ जो बावर्ची जो लगा हुआ है वो शूद्र है, वो चमार है, वो दलित है, हम उसके हाथों का खाना, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण कुल के लोग हैं, हम क्षत्रिय लोग हैं, हम वैश्य लोग हैं, हम तो नहीं खिलवाएंगे अपने बच्चों को खाना। अब ये बहुत बड़ा एक बवाल बन गया था, और बवाल ऐसा कि भाई कुक भी क्यों सहन करे इस बदतमीजी को, जो बावर्ची था मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत उस स्कूल में जो खाना बनाता था वो भी क्यों सहन करे। प्रशासन को ये लगा, स्कूल प्रशासन को नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को ये लगा, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह सबको ये लगा यार इसके ऊपर तो स्टेट एक्शन जल्दी लिया जाना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए। और देखो यहाँ पर तो हम कुक को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कुक को चेंज करने से गलत मैसेज आता है। ये मैं केस स्टडीज में आपको एथिक्स जब आप पढ़ोगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि ये वाले आंसर लिखे कैसे जाते हैं और इंटरव्यू में कैसे आंसर देने होते हैं। यहाँ पर अगर आप पेरेंट्स के आक्रोश को देखते हुए बावर्ची को चेंज कर रहे हो ना, तो भारत के अंदर यानी कि आप कास्ट सिस्टम को आग दे रहे हो। आप कल को सीएम को या फिर किसी भी न्यूज चैनल वाले को जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं वो तो हमें बावर्ची इसलिए चेंज करना पड़ा, वरना ये पेरेंट्स सारे स्कूल में घुस आते, तोड़ फोड़ करने लग जाते, प्रिंसिपल को मारने लग जाते, डायरेक्टर को मारने लग जाते, बावर्ची को मारने लग जाते। लोगों का आक्रोश या गुस्सा जस्टिफाई थोड़ी ना कर सकते हो आप इस चीज में कि हमने बावर्ची की जान बचा ली। सॉरी, कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई थोड़ी ना कर सकते हो ये कहकर के हमने बावर्ची की जान बचा ली, या फिर प्रशासन को, स्कूल के प्रशासन को बचा लिया, स्कूल की बिल्डिंग तोड़ने फोड़ने से बचा ली क्योंकि पेरेंट्स बहुत गुस्सा थे। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ये रीजन दे रहे हैं कि वो दलित है, वो चमार है, वो शूद्र है, तो आप जो है आपने उस बावर्ची को हटा दिया। कल को तो ऐसी उससे और भी किसी जगह पर समस्या आएगी तो उसे वहां से भी निकाल दिया जाएगा। तो आप बींगा प्रशासनिक अधिकारी, आप तो फिर इस चीज को हवा दे रहे हो ना, आप तो आग में घी डालने का काम कर रहे हो। जिस कास्ट सिस्टम की जो गहरी जो जड़ें हैं, जो उसके साथ एसोसिएटेड जो चेन्स हैं, वो तो फिर आप उसे और मजबूती देने का काम कर रहे हो। हमें तो तोड़ना है ना उन शैकल्स को, कि ऐसा कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये प्रशासन के सामने डायलेमा होता है। दिस इज वन ऑफ द डायलेमास जो आपके जीएस पेपर 4 में सिलेबस में टॉपिक आप वर्ड देखना, डायलेमास। केस स्टडी में भी दे रखा है, थ्योरी में भी दे रखा है। जीएस पेपर 4 में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, पार्ट इज अबाउट थ्योरी, पार्ट बी इज अबाउट केस स्टडीज। तो ये एक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ऐसे डायलेमा होते हैं,
कि आप करोगे तो क्या करोगे। और फिर तभी कहते हैं कि अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है ना, यू शुड बी ओवर्ट पर्सनैलिटी, यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट। आपको बोलना आना चाहिए, आपको स्टैंड लेना आना चाहिए, आपकी आर्गुमेंटेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। आर्गुमेंटेशन पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप चिल्ला चिल्ला के दूसरे के साथ बात करने लगो। कुछ कलेशी लोग होते हैं, आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे, जो ना कलेश कर करके आपको चुप कराना जानते हैं। प्रशासन में ये वाला काम, आपकी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी आपके। आप सस्पेंड ही रहोगे और हो सकता है टर्मिनेट भी हो जाओ जॉब से। आजकल क्योंकि केंद्र सरकार पल भर का वेट नहीं करती है कि आपकी बदतमीजियों को सहन करे तो आपको वार्निंग दी जा रही है, फिर आपको सस्पेंड करा जा रहा है। आजकल पहला एक्शन ही टर्मिनेशन का लिया जाता है। तो जितनी मेहनत आप प्रीलिम्स और मेंस को निकालने वगैरह करते हो, इतनी आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी करो। थोड़ा सा बोलना सीखो, अपने आप को निखारो। और शर्म, और ये जो जैसे अगर आप सोचो कि आपको शर्म आती है बोलने में, इंटरेक्शन करने में, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो। आपके शब्द में वो एक चीज़ दिखनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को यूपीएससी आपका निकल जाएगा। यूपीएससी तो एग्जाम है, चलो आप एग्जाम में किसी न किसी स्टेज पे फूल करके आप मतलब आगे चलो, आगे तो देखो जो चले जाओगे, मान ली चलो ये वाली बात आपकी। लेकिन कल को आपको रियल में जो सिचुएशंस आएंगी वो तो फेस करनी पड़ेगी ना। तब तो आप पापा मम्मी को कॉल नहीं कर सकते, आप मुझे कॉल तो करोगे नहीं। सर हम ऐसी ऐसी समस्या के अंदर फंस गए हैं, ये पेरेंट्स स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, वो चमार चमार बोल रहे हैं उसको कुक को, अब मैं क्या करूं। मैं क्या हेल्प करूंगा आपकी, जब आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे उस टाइम पर, तो आपकी भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपको ये लगता है ना कि दूसरों से मुझे कम बोलना चाहिए, कम बात करनी चाहिए, मुझे शर्म आती है, तो भाई साहब आप गलत एग्जाम की तैयारी में बैठे हो। आप फिर कुछ और तैयारी करो। ये एग्ज़ाम तो क्योंकि अगर आपका हो भी गया ना, आप कभी भी रात को चैन की नींद नहीं सो पाओगे। आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी। जो कन्विंसिंग पावर मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्विंसिंग पावर और जोर जोर की बोल बोल कर, चीख कर, कलेश कर कर चुप करवाना है, दो अलग चीज़ें होती हैं। ये आप रिश्ते में, गली मोहल्ले में गुंडागर्दी करते हो, ये सब तो संभाल लोगे। वहाँ पर आपके पॉलिटिकल बॉसेस ही आपके सबसे बड़े गुंडे होते हैं। जिस लाल बत्ती में आप वो घूम रहे हो ना, उस लाल बत्ती को कदमों के नीचे रखते हैं पॉलिटिशियंस। ठीक है, चलती उन्हीं की है। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लिख कर सूट बूट वाले अधिकारी क्यों ना हो। और जनता का आक्रोश अगर आपकी कितनी भी अच्छे एक्शन अगर आपके अगेंस्ट जाता है ना, तो पॉलिटिशियंस आपको च्युइंगम की तरह चबाकर फ्लेवर लेकर थूक देंगे। तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि हर एक एक्शन को आप अपनी जस्टिफाई कर सको, चाहे उसका परिणाम अच्छा निकला हो चाहे गलत निकला हो। तो बाय चेंजिंग द कस्टम्स एंड रिचुअल्स सच एस बाय अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म एंड टी टोटलिज्म मैंने आपको बता दिया, मदिरा का सेवन नहीं करना, वेजिटेरियनिज्म सात्विक भोजन खाना, मांसाहारी भोजन का सेवन ना करना, शाकाहारी भोजन खाना। तो पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट आर क्लेमिंग अ हायर पोजिशन द कास्ट हियरार्की, ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको अपनी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। अब वो मस्ट नहीं है, नेसेसरी नहीं है ये, लेकिन करनी ही पड़ेगी। आप खुद लॉजिकली सोच कर देखो भाई, आपके ऊपर टाइटल है कि आप हो शूद्र एक पर्टिकुलर गांव में। क्या फ़र्क पड़ता है आप अपने आप को कल सुबह से ब्राह्मण बोलने लगो, आप अभी तक मांस का सेवन करते थे, मांसाहारी भोजन खाते थे, अब वो शाकाहारी आप भोजन खाने लगो। आप दारू पीकर झूमते थे, रात को गली मोहल्ले में गाली देते थे, नाली में पड़े रहते थे, अब वो छोड़कर आप दूध पी रहे हो, पूजा पाठ में लीन हो गए हो। गांव वालों का कोई रवैया थोड़ी ना बदल जाएगा आपको लेकर। आप तो अंदर से उतने डरे डरे, उतने ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और आप सोचो कहीं इन सब चीज़ों हरकतों के लिए और ज़्यादा हमें पनिश ना करा जाए। तो इसलिए जोग्राफिकल लोकेशन भी चेंज करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में। अब देखो, ये वाला प्रोसेस तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी मेरे साथ सीख चुके हो, और यहाँ पर भी मैंने डिटेल में आपको काफ़ी कुछ बता दिया इसके बारे में। एक आपको केस स्टडी भी बता दी मैंने आपको, जो यूपीएससी ने पूछी थी। ठीक है,
वो चलो अभी कंटेक्स्ट के साथ मैच नहीं करती है संस्कृताइजेशन के साथ, लेकिन फिर भी एक बेस बन गया आपका, आगे चलकर अभी काम आ जाएगा आपको, ये जो केस स्टडी मैंने आपको दलित कुक की बताई मिड डे मील स्कीम के अंदर। लेकिन कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, संस्कृताइजेशन तो सिर्फ एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर दोस्तों हम पढ़ते हैं, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से भी कास्ट सिस्टम जो है, या कास्ट जो इतना बड़ा फैक्टर जो माना जाता है, ये वीक हुआ है। कैसे? ये वाला और ये वाला पॉइंट काफ़ी लोग ना, काफ़ी बच्चे कनेक्टेड मानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एक ही चीज़ होती है। थोड़ा सा दोस्तों देखो डिफरेंस होता है। वेस्टर्नाइजेशन मतलब क्या? वेस्टर्न कंट्रीज से आप कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, रहना, खाना पीना, रहन सहन अडॉप्ट कर रहे हो, राइट? आप वेस्टर्न बनने की कोशिश कर रहे हो, आप अमेरिकन बनने की कोशिश कर रहे हो। तो अब लोगों में क्या हो गया है, जैसे ये लिखा हुआ है, समाज में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं इन द स्फीयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है? फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल ऑफ ईटिंग, मैनर्स। अब ये स्फीयर्स मतलब ये अलग अलग एरियाज हैं। अब एजुकेशन एरिया की अगर हम लोग बात करें तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं? चेंजेस हमें दोस्तों ये देखने को मिले हैं, अब पुरानी वाली ये गुरुकुल सिस्टम या गुरु शिष्य परंपरा वाला तो स्कूल्स रहे नहीं हमारे। आपको भी पता है, जब आप गुरु शिष्य परंपरा के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में सुनते हो, क्या शूद्रों को अलाउड था गुरुकुल सिस्टम के अंदर जाना? बताओ, नहीं ना, वहां पर तो अलाउ नहीं था। लेकिन आज के समय में हो सकता है, अगर आप वर्ण सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को इतना सीरियसली मानते हो, लेते हो, आपका प्रिंसिपल एक शूद्र हो, स्टूडेंट्स जो हो वहां पर क्लासरूम के अंदर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मिले। अब ये तो हो गया हिंदुज्म के अकॉर्डिंग, आपको अदर रिलीजन के भी लोग मिले। वहां पर सिख लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं, जैन लोग बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, जैसी नई एजुकेशन, पूरे का पूरा नया एजुकेशन सिस्टम जो पूरा का पूरा डेवलप हुआ है, अब कोई कास्ट के एस्पेक्ट पे इतना ध्यान नहीं देता। कभी कोई स्टूडेंट जो है उसकी इतनी दम है कि वो अपने टीचर से ये कह दे, 99% स्कूल्स में ऐसा कभी आपने सुना है कि कोई टीचर, कोई ये जो कहते अपने टीचर से कि आप अपना सरनेम बताओ, हमें आपका सरनेम पसंद नहीं आया, हम तो हैं ब्राह्मण, आप हो क्षत्रिय, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, आप हो शूद्र, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। तो टीचर का वहां पर एक ही जवाब होगा कि तुमसे और तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की फील्ड में हमारी औकात है, और ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई वालों को ही इम्पोर्टेंस देता है और उसी पोजीशन पर बिठाता है। तो हम जो ये बने हैं यहाँ पर टीचर या प्रिंसिपल, किसी अप्रोच की बेसिस पे नहीं बने हैं, किताबों का सहारा लेकर, किताबों की वजह से, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देकर हम बने इतना। तो तुम जो हमें बोल रहे हो कि हमें किसी शूद्र टीचर से नहीं पढ़ना, तो पहले अपनी पढ़ाई की फील्ड में उतनी औकात डेवलप करो, तब जाकर ये मुंह फाड़ना अपना। क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से एक चीज़ अच्छी भी हुई दोस्तों, अगर ऐसा हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई में ये बंटवारा होने लग जाता कि ब्राह्मण के बच्चे तो ब्राह्मण टीचर से ही पढ़ेंगे, क्षत्रिय के बच्चे तो क्षत्रिय टीचर से ही पढ़ेंगे, शूद्र टीचर कभी नहीं पढ़ाएगा, अगर लोग इसको इतना स्ट्रिक्ट, ऐसे केसेस हुए हैं, वैसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी जगह पर नहीं हुआ, या फिर शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ये इतना आसान भी नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा जो बंटवारा था वो लोगों को पसंद ही नहीं आया। अब एक बात बताओ, जैसे किसी के अंदर कोई नॉलेज ज़्यादा है, कोई एक पर्सन है, अगर आप कास्ट सिस्टम को इतना सीरियसली लेते हो तो आप कास्ट उसकी पहले पूछते हो। आपको कास्ट से पता लगा यार ये पर्सन बनिया है, ये वैश्य है, हम ब्राह्मण हैं, अब आप अपने ईगो पे वाली बात ले लो कि हम तो उससे नहीं पढ़ेंगे, हम उससे क्यों सीखे कुछ भी, हम तो उससे उसकी टीचिंग को बकवास मानते हैं, और कल को वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गया, तब आप अपनी ही नज़रों में झुक जाओगे कि राइट टाइम पर इससे गाइडेंस ले ली होती तो शायद से हमारी भी हैसियत या औकात हो गई होती जो आज इस पर्सन की है। तो शिक्षा
एक ऐसा माध्यम बनकर आया वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, और जिस तरीके से नई शिक्षा का स्फीयर जो एरिया जो डेवलप हुआ कि स्कूल बनना, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होना, सारे बच्चों को, लड़के लड़कियों को, सारे धर्म के लोगों को एक साथ बिठाना, स्टाफ रूम में सारे धर्म के लोग, सारे वर्ण के लोग, सारे जाति के लोग, सारे कास्ट के लोग स्टाफ रूम में बीइंग टीचर्स एक साथ खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, टीचिंग शेयर कर रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं, होम ट्यूशंस के लिए कोई टीचर आ रहे हैं दूसरों के घर पे। तो इसकी वजह से कास्ट का जो एस्पेक्ट है वो वीक हो गया। फिर फूड हैबिट्स के बारे में मैं भी आपको आगे चलकर और बताऊंगा, लेकिन फूड हैबिट जैसे खाना बनाने वाला और खाना खाने वाला दोनों ही एक दूसरे की कास्ट कभी नहीं पूछते हैं। ये भी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हुआ। पहले बहुत सारी जगह पर ही चलता था। हाँ देखो, आज के समय में दो चीज़ें चलती हैं, मैं मानता हूं। जैसे मैं पर्सनली अगर अपनी हैबिट बताऊं तो बहुत सारी जगह पर कोई एक ढाबा या कोई भी एक जगह पर है, अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है, मान लो कोई, मैं कहीं पर पनीर टिक्का खाने गया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा कि जो ये तंदूर पर बना रहे हैं पनीर टिक्का, कोयले पर बना रहे हैं, लेकिन बगल में उन्होंने सीके मुर्गे की भी लगा रखी है, चिकन की भी लगा रखी है। तो वो देखते हुए कि आपके नॉनवेज भी बनता है क्या भैया, अगर वो बोले हाँ, तो मैं नहीं खाता वहाँ पर खाना। क्योंकि भाई वो सीके कोई रोज अलग अलग थोड़ी ना रख रहा है पर्सन, कि वो जिसमें आज उसने मुर्गा लगा रखा है, कल को वो उसमें पनीर लगा रहा है। तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, ऐसे बहुत सारी लोगों की हो सकती है। अब उसमें सही और गलत की कोई बात ही नहीं है। जब मैं नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाता तो फिर पूरी तरीके से कैसे भी तरीके से उसकी जो छुई हुई चीज़ें, जो चिकन को छू लें, मीट को छू लें, मुर्गे को छू लें, मछली को छू लें, वो मुझे नहीं पसंद कि वो मेरी ज़बान तक पहुँचे। तो फ़र्क वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म का कई लोग देखते हैं, ऐसा आप लोग भी बहुत करते होगे। जैसे बिस्किट है या कोई केक है, तो मैं हमेशा चेक करता हूँ कि उसके पैकेट पर वो रेड वाला निशान, इट कंटेन्स एग, या फिर ग्रीन वाला निशान बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। केक हमेशा बर्थडे पे जब हमारे घर में आता है, फिर मैं किसी दोस्त के यहाँ खाता हूँ, तो मैं इससे पहले पूछता हूँ, भाई ये वेजिटेरियन मतलब ये वेज केक है ना, इसके अंदर अंडा वंडा तो नहीं मिला हुआ है, एगलेस केक है ना ये। तो अगर चाहे भले ही उसका कितनी भी अच्छी ओकेशन हो, अगर उसने अंडे वाला केक बनवा रखा है तो भाई वेस्ट कर लिया, गले लग लिया, काफ़ी है। लेकिन नहीं खाना अंडे वाला केक तो नहीं खाना भाई। हनुमान जी की पूजा करता हूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और मैंने यही सीखा और मुझे यही सिखाया गया, मेरी तालीम ये है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले अगर नॉनवेज का या अंडे का सेवन करते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो और पागल हो जाते हैं। मुझे तो अपनी बुद्धि से सबसे ज़्यादा प्यार है, मैं तो रोटी अपनी बुद्धि की खाता हूँ। मैं तो बहुत डरता हूँ भाई इन सब चीज़ों से, मैं तो नहीं करता। तो फूड हैबिट्स की टर्म्स में पहले बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। कैसे? बनाने वाला कुक कौन है? वो दलित तो नहीं, वो ब्राह्मण ही है क्या, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो हम खा लेंगे। जिसको खाना हम परोस रहे हैं वो कौन है? शूद्र तो नहीं आके बैठा हुआ इस महफिल में। ऐसा भारत के अंदर चलता था। लेकिन हम ब्रॉडर हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से दोस्तों हुआ क्या, अब इतनी डाइवर्सिटी के फूड जो हैं वो आने लगे, और इसके पीछे वैसे आप वेस्टर्नाइजेशन को अगर डायरेक्टली इस पॉइंट से कनेक्ट करो ना, अर्बनाइजेशन से, जब लोग शहर में रहने लगे और वेस्टर्न लाइफस्टाइल बिताने लगे, तो लोगों, तो जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की फूड चेन्स हैं, वो भारत में आई। सबसे पहले उन्होंने आउटलेट्स कहाँ खोले? शहरों के अंदर। तो खाना बनाने वाला और खाना खाने वाला दोनों ही एक दूसरे से उनकी कास्ट नहीं पूछते हैं। तो कास्ट यहां पर, कास्ट का फैक्टर यहां पर भी वीक हुआ है। जैसे अब मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोस है, पिज्जा हट है, तो यहां पर अंदर बावर्ची कौन है, कुक कौन है, क्या उसकी कास्ट है, और खाने वाले रेस्टोरेंट्स में आप कौन हो, बाकी आपके फेलो जो लोग बैठे हुए, कस्टमर्स बैठे हुए, वो कौन है। कोई एक दूसरे की कास्ट से मतलब नहीं रखता। मतलब उनको ये है, यहां पर वेस्टर्नाइजेशन का एंगल फूड हैबिट से ऐसे लिंक्ड है कि अब लोगों को पसंद आता है भाई चटोरेपन की चीजें, बनाया चाहे किसी ने भी हो, बनाया चाहे वो किसी ने भी हो।
और लोगों को अगर ब्रॉड पैरामीटर देखना है तो वो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि भाई हमारी प्रेफरेंस है वी आर प्योर वेजिटेरियंस, वी आर जस्ट वेजिटेरियंस, वी आर जस्ट एगिटेरियंस, या फिर वी आर कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियंस। और नॉन वेजिटेरियंस तो फिर वेजिटेरियन फूड भी खा ही लेंगे। तो हम सिर्फ इतना फ़र्क देखते हैं कि अगर आप बहुत ऐसी लाइफ बिताते हो कि सात्विक लाइफ बिताते हो तो आपको तो फिर लहसुन और प्याज भी जो है वो आपके जीवन में वर्जित है, आप वो भी नहीं खाते हो लहसुन प्याज, तो फिर आप बाहर का खाना भी नहीं खाओगे। फिर चाहे वो भले ही वो लिख दे 100% प्योर वेज, हमारे पास मलाई टिक्का चाप मिलती है, हमारे पास 100% प्योर वेज जो है पनीर टिक्का मिलता है, मशरूम टिक्का मिलता है, तो आप फिर भी नहीं खाओगे कि उसकी सीखों में लहसुन प्याज जो है वो लगा हुआ है। तो फूड हैबिट्स के ब्रॉडर पैरामीटर तो वैसे तो ये रह गए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाले, लेकिन कास्ट जो उसके साथ एसोसिएटेड थी उसने कास्ट के बैरियर्स को कट कर दिया है फूड हैबिट्स में। ड्रेसिंग सेंस, आज आप किसी के अटायर को देखते हुए पता लगा सकते हो कि कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है? बताओ, पता लगा सकते हो? नहीं ना। आपने पी के मूवी का दोस्तों एक सीन देखा है जब वो कोर्ट में ये प्रूव करता है कि कपड़े से बताओ, ये पता लगाओ कि कौन से धर्म के लोग हैं। तो वो पी के एक बात, आमिर खान एक बात बताता है कि कपड़े तो कोई कैसे भी पहना लो, तो वो सबको चेंज कर देता है कि ये आपने गलत बताया, सरदार नहीं है मौलवी साहब हैं, है ना, ये मौलवी नहीं, ये सरदार हैं, वो क्रिश्चियन नहीं वो हिंदू है, वो हिंदू नहीं वो क्रिश्चियन है। तो ड्रेसिंग सेंस की जो बाउंड्रीज हैं वो रिजिड पहले हुआ करती थी कि ब्राह्मण आदमी घर से बाहर निकल रहा था वो धोती पहनकर निकल रहा है, या फिर जो धोती और अच्छा सा कोई कुर्ता पजामा पहनकर निकला हो तो वो वैश्य, क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण होगा, शूद्र को ऐसा अलाउ नहीं है। लेकिन पहले भी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ठीक है, रिजिड था, कई इलाकों में था, लेकिन ड्रेसिंग सेंस फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला एंगल नहीं था। शूद्रों की स्थिति वैसे भी इतनी खराब थी कि कमाई का साधन कोई इतना मिलता नहीं था उनको। मैं प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर जो आगे कास्ट सिस्टम चलता रहा है मैं वहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो काम धंधा कुछ मिलता नहीं था, तो वो हमेशा दूसरों के दान दिए हुए कपड़े ही पहनते थे। लेकिन आज के समय में जब सभी कास्ट के लोगों ने अपनी धीरे धीरे करके कमाई के साधन, अपनी हैसियत को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और अब हर प्रकार के अफोर्डेबल कपड़े हर किसी के लिए अवेलेबल हैं कि भाई आप जीन्स पहनना चाहो तो किसी लोकल बाजार से लाकर आप 100 रुपये की भी पहन लो, और आप ज़ारा शोरूम पर जाकर 20,000 की भी पहन लो। तो ड्रेसिंग सेंस जो है उसने भी कास्ट के बैरियर्स को कट करने का जो है प्रयास करा है, और ये प्रयास सक्सेसफुल रहा है, जस्ट लाइक एजुकेशन फूड हैबिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाइल ऑफ ईटिंग एंड मैनर्स, इन सब चीज़ों की वजह से भी ये जो कास्ट बैरियर्स हैं ये कट हुआ है। अब स्टाइल ऑफ ईटिंग मतलब अगर एक पर्सन को स्कूल में टीचर ने ये सिखा रखा है, जब एजुकेशन में बैरियर मिटना दोस्तों स्टार्ट हुए, सब लोग स्कूल जाने लगे। अब स्कूल के अंदर वो चीज़ चलती नहीं थी कि शूद्र नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। मान लो टीचर ने किसी दिन, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, टीचर ने किसी दिन एक लेक्चर लिया जहाँ पर बच्चों को सिखाया गया टेबल मैनर्स, बैठते कैसे हैं। तो गले में रुमाल पहनना, एक टॉवल लगाना, कांटे छुरी का इस्तेमाल कैसे करा जाए, फोक और नाइफ का इस्तेमाल कैसे करा जाए, चॉपस्टिक्स कैसे पकड़ी जाए, तो इतना ख्याल तो हर कोई रखने लगा, तो स्टाइल ऑफ ईटिंग सबकी सेम हो गई। अब बल्कि अगर जो है कोई ब्राह्मण, कोई पंडित आपके घर पर आके खाना खाए, या कोई भी पर्सन है और वो हाथों से खाने लगे, आज के समय में आप ऐसे पर्सन को गवार बोलने लगोगे। वो हाथों से मसल मसल कर अगर दाल चावल खा रहे हैं, सब उनकी हथेली पर लग रहा है, सब्जी यहाँ से टपक रही है, वहाँ से टपक रही है, आप ऐसे पर्सन को गवार कहोगे, चाहे भले वो किसी मंदिर के अंदर पुजारी क्यों ना, आप कहोगे भाई ये खाने पीने की तमीज़ नहीं है, प्लेट के अंदर ही हाथ धो लिया गवार ने।
देखते ही आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आ जाएगी कि आप खाने के बाद किसी को देख लो कि उसने प्लेट में ही हाथ धो लिया आपके बगल में बैठ के, बना रहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी उच्च कास्ट का, एंड डिफरेंट मैनर्स। आज के समय में अगर कोई छींकते हुए अगर मुंह पे अपने हाथ ना लगाए, या फिर वो छींक उसकी इतनी स्पॉन्टेनियस थी कि उसको टाइम ही नहीं मिला मुंह पे हाथ लगाने का, या फिर वो हाथ में कोई एक गिलास एक कप या चाय का कप पकड़ा हुआ था वो पर्सन, तो आप उसको ये कहोगे अभी जा तू तो शूद्र है, तेरे को तो छींकना भी नहीं आता? बताओ। ईशा, आप किसी को कोई छींकता कैसे, खांसता कैसे, इसके बेस पर आप पता लगा सकते हो कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है? मैंने आपको किसी एक लेक्चर में, मैं उस दिन क्यारा अडवाणी के बारे में ऐसा कुछ बता रहा था, आई थिंक, पता नहीं क्या, उपेंद्र सिंह में बता रहा था ना मैं आपको। तो मैं आपको बता रहा था कई लड़कियां तो नहाती भी नहीं है कितने कितने दिन तक। सर्दियां तो उनका फेवरेट मौसम होता है कि वो नहाती ही नहीं है, हफ्ते 10 दिन में एक बार नहा ले तो गनीमत है बहुत। डियोस पर, परफ्यूम्स पर उनकी जिंदगी चल रही है। अब अगर आप ऐसे भले ही उसको ये जान लो कि वो जो लड़की है वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन वो नहाती नहीं है, तो आप उसके पास बैठना, उसको टच करना, उसके साथ खाना पसंद करोगे क्या? मैं तो नहीं करूंगा पर्सनली, बिल्कुल भी। कि वो 7-7 दिन तक वॉशरूम जा रही है लेकिन नहा नहीं रही है, कितना गंद भरा होगा उस बंदी में, कि जिसको माँ बाप ये नहीं सिखा पाए कि बेटा रोज नहाना चाहिए। बेड़ा अगर करते हैं ऐसी बंदियां तो किसी के घर बहू बन के जाए तो मैं तो सती प्रथा ही का डालूं ऐसी बंदी का। मॉडर्नाइजेशन, अब ये कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन से कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन से कनेक्टेड होता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे आपको याद है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जब हमने पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर जब हमने उसके अंदर पढ़ा था, कुछ गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, उसके अंदर जैसे 4 गोल्स थे, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ। याद है ये 4 गोल्स? तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमने 2 एस्पेक्ट पढ़े थे, कि वैसे तो वो वाला जो टॉपिक था वो 5 ईयर प्लान के अनुसार था, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना। और फिर हमने ये पढ़ा था कि 5 ईयर प्लान में मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि नई टेक्नोलॉजी को सिर्फ अडॉप्ट करना नहीं, औरतों को इज्जत देना, औरतों को इज्जत दिलाना, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी अर्निंग मैन के बराबर करना। ये तो चलो 5 ईयर प्लान के परस्पेक्टिव से हमने पढ़ा था, जो हमारे गोल्स थे आज़ादी के बाद, ठीक है, जब से प्लानिंग कमीशन बनी थी। लेकिन व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है विच प्राइमरीली रिलाइज ऑन, जैसे वेस्टर्नाइजेशन आपने पढ़ लिया कि वेस्ट जैसा आपको बनना है कि वहां पर साथ में पढ़ना, खाना, कपड़े, कोई पर्सन एक जैसे पहन ले वो पहन ले, तो वहां पर कास्ट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ये चीज हमने भारत में अपनाई। मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, आप अपनी थिंकिंग को, अपने आउटलुक को, अपनी सोच को, अपने तकियालूसी विचारों को थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करते हो। आप कुएं की मेंढक वाली मेंटेलिटी से खुले आसमान वाली मेंटेलिटी बनाने की कोशिश करते हो। आप चीजों को सही और गलत के नजरिए से देखने से पहले, सही और गलत बोलने से पहले आप उसकी तहकीकात करते हो कि मैं एक बारी सोच समझकर, विचार कर कर, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को जानते हुए तब अपना मुंह खोलूं, तब अपना मुंह फाड़ूं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। जब आप ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करते हो तो यू आर लिविंग अ मॉडर्न लाइफस्टाइल, या फिर आप मॉडर्न आउटलुक वाले पर्सन बन चुके हो। तो मॉडर्नाइजेशन हम किसे कहेंगे? जब समाज में कुछ लोग साइंटिफिक आउटलुक अडॉप्ट कर लें कि अब जो वो है ये मान रहे हैं कि घर में, आंगन में तुलसी का पौधा है तब भी शौचालय बनवाना ठीक है, क्योंकि हमारी घर की बहू बेटियों को कोई बिना वस्त्र के खुले मैदान में या फिर खेतों में ना देख ले, उसमें ज्यादा हमारी बदनामी है। ऐसा आउटलुक अपनाना। जब आप थिंकिंग घर की बहू बेटियों को खेतों में भेज रहे थे शौच करने,
वहां से थिंकिंग चेंज करके आप घर में शौचालय बनवाने लगो। ये होगा एक एग्जांपल साइंटिफिक आउटलुक का। रैशनल एटीट्यूड कि भाई अगर किसी को गर्मी लग रही है, नई नवेली दुल्हन है घर के अंदर, वो घूंघट ओढ़े हुए है सास ससुर को देखते हुए, तो उसको घर वाले इन लॉज इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे कि बेटा गर्मी बहुत है, साड़ी छोड़कर सूट पहन लो, शॉर्ट्स पहन लो, जो पहनना है पहन लो, घूंघट हटा लो, रिलैक्स रहो, फ्रस्ट्रेटेड मत रहो। तुम्हारी तुम्हारा कंफर्टेबल जोन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज, और तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमार मत कर लेना अपने आप को इतना पसीना इतनी गर्मी में मारते हुए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम हमें इज्जत दे रही हो। इज्जत मन से दो, दिखावे से नहीं। ये होता है रैशनल एटीट्यूड। हाई सोशल मोबिलिटी। हाई सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है आप किसी के साथ दोस्ती करने से पहले, बैठने से पहले, खाने से पहले, कहीं ऑर्डर देने से पहले, कुछ खरीदने से पहले, आप जो है अब समाज में कुछ भी काम करने से पहले आप कंसिडर नहीं कर रहे हो कि पर्सन की कास्ट क्या है। एंड देयर इज मास मोबिलाइजेशन। एक सोसाइटी में, गली मोहल्ले कॉलोनी में आप सिर्फ वहां रहना पसंद नहीं कर रहे, या फिर इस चीज की सर्च पर आप नहीं निकले हुए हो कि इस सोसाइटी में, इन गलियों में ब्राह्मण रहते हैं क्या बहुत ज्यादा, मैं एक शूद्र हूं तो शूद्र रहेंगे क्या बहुत ज्यादा, मैं एक क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय हैं क्या बहुत ज्यादा। देयर इज मास मोबिलाइजेशन। सारे लोग मिलजुल कर एक साथ गट्ठा बनाते हुए रह रहे हैं, एंड दे हैव नो कंसर्न एट ऑल विद रिगार्ड टू देयर कास्ट। घर में मेरे दूध खत्म हो जाए, सामने वाले के घर में दूध खत्म हो जाए, वो कहे दीपांक जी हमें चाय बनानी है, थोड़ा सा दूध, चाय पत्ती या कोई चीनी है, तो मैं कहूंगा भाई क्या बनाना है, आप मेरे घर में आके पी लो, या लेना है तो ले जाओ। और जब वो पर्सन मुझसे ये ना पूछे कि दूध देने से पहले पहले ये बता दो ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, तब समझ जाना कि सोसाइटी में सब लोग एकत्रित होकर रह रहे हैं। वो है मास मोबिलाइजेशन का फिनोमेना। और उसकी वजह से देयर इज स्पेशलाइजेशन इन वर्क। अब किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, बाउंड्री नहीं है, हर कोई अपनी पोटेंशियल को निखार पा रहा है अपने एप्टीट्यूड को जानते हुए। मैं एटीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है आपके अंदर हिडन पोटेंशियल टू डू समथिंग। ये बताता कौन है आपको? या तो खुद से जान जाते हो, या तो आपकी कोई जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते चलो, आपकी ओरिएंटेशन डेवलप हो जाए, लाइकिंग डेवलप हो जाए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तब आप जान जाते हो मैं इस फील्ड के लिए अच्छा बनाऊंगा। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कितनी भी देर इस काम को कर सकता हूँ, ये मेरा एप्टीट्यूड है। कैसे पता लगा मुझे ये? स्कूल में अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था, वो बोलते थे दीपांक तू पढ़ाता बड़ा अच्छा है, समझाता बड़ा अच्छा है, डिटेल में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करता है कि हमें समझ में आ जाता है। मैंने इस चीज़ को कई बार सोचा शांत तरीके से, तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो डोमेन है वो पढ़ाने में, या किसी को कुछ भी चीज़ समझाने में, डिटेल में किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने में, या फिर कन्विंसिंग पावर डेवलप करते हुए, इस चीज़ में मेरा एप्टीट्यूड है। ऐसे ही आप भी अपना एप्टीट्यूड बहुत सारी चीज़ों में पहचान सकते हो। किसी को किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में गाइड करना, पढ़ाई में गाइड करना, ट्रेडिंग के बारे में गाइड करना, उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर करना, डिप्रेशन दूर करना, इन सब में मेरा एप्टीट्यूड है। अच्छा लगता है मुझे वाला काम, और मुझे लगता है कि मैं इसमें टैलेंटेड हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे हैं, डॉक्टर फील्ड में ऐसे हैं, किसी और फील्ड में ऐसे हैं, तो वो उनका एप्टीट्यूड होता है। जब ये चीज़ मैं कैसे डेवलप कर पाऊंगा? जब समाज में मुझे ये नहीं सिखाया जाएगा कि तुम शूद्र हो, तुम इन्हीं कामों के लिए बने हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम इन्हीं कामों के लिए बने हो, तुम वैश्य तुम इन्हीं कामों के लिए बने हो, तुम क्षत्रिय तो तुम्हारा यही डोमेन ऑफ वर्क है। जब मैं अपने एप्टीट्यूड को खोले दिमाग से विदाउट एनी बंदिशें पहचानने लग जाऊंगा, तो आई विल डेवलप स्पेशलाइजेशन इन वर्क। जैसे करेंटली आई एम स्पेशलाइज इन टीचिंग, आई एम स्पेशलाइज इन ट्रेडिंग, तो वो मेरा डोमेन है। लेकिन अगर मुझे सिखा दिया जाता होता कि नहीं भाई तुम शूद्र हो, तुम यही वाला काम कर सकते हो, तुम्हें तो लोगों की कचड़ पट्टी उठानी है, नदियां नाले साफ करने हैं तुम्हें तो जाकर, तो पर्सन एक ही जगह पर बंधा हुआ रह जाता है। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन की वजह से जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई और कास्ट का एंगल वीक होता चला गया,
तो लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में अपने एप्टीट्यूड को पहचानते हुए, निखारते हुए, अपने हिडन पोटेंशियल, हिडन टैलेंट को जानते हुए वो क्या करने लगे, हर एक फील्ड में स्पेशलाइज हो गए। भारत के समाज में क्या ऐसा नहीं है क्या? कोई वैश्य आईएएस नहीं है अगर आप कास्ट सिस्टम को मान के चल रहे हो तो। कोई शूद्र का हाथ नहीं है राजनीति में। कोई क्षत्रिय आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बना आज तक। बताओ ये सारी बाउंड्रीज टूटी है कि नहीं टूटी है? लेकिन सारे क्षत्रियों को यही समझा दिया गया होता, नहीं भाई तुम तो देश की आर्म फोर्सेज में जाओगे, तुम तो आर्मी में सर्व करोगे, नेवी में सर्व करोगे, एयरफोर्स में सर्व करोगे। ब्राह्मण को ये सिखा दिया गया होता, सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, स्कूल के टीचर्स तुम ही बनोगे। वैश्य को सिखा दिया गया होता, बैंकों में, ट्रेडिंग कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तुम ही बनोगे। और शूद्र को बोल दिया गया होता, सारे सफाई अभियान, सड़क पे झाड़ू मारना, नदियां नाले साफ करना, लोगों के घरों में जा जाकर काम वाली बाई बनना, ये तो सिर्फ तुम ही करोगे। तो आज सोचो हमारा समाज कहाँ होता। और ये चीज़ें बसी हुई थी लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में, इन सारे फैक्टर्स की वजह से वीक हुई है। कौन कौन से जो अभी तक हमने पढ़े, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इसकी वजह से कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों की वजह से कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बन गया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे कि अब जो काम है ब्राह्मणों का, जैसे पढ़ाने का, वो दूसरी कास्ट के लोग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज के अंदर कास्ट अब जो है, अब वो कास्ट बनकर नहीं रह गई हैं, अब वो क्लासेस बन रही है। क्लासेस कैसे? हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी जो कास्ट का पर्सन हो, उसके मतलब वो जो है कास्ट के एंगल को ना देखता हुआ वो एक हायर क्लास का पर्सन हो, पैसों के मामले में मिडिल क्लास का पर्सन हो या लोअर क्लास का पर्सन हो, लेकिन कास्ट का एंगल अर्बन एरियाज में वीक हो रहा है। अब ऐसा भी तो नहीं है, दिल्ली में क्या जितने लोगों की कोठी बनी हुई है, जितने लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, ठीक है, 2 BHK 3 BHK में रह रहे हैं, जिनके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी हुई है, तो सारे लोग क्या ब्राह्मण क्षत्रिय ही हैं क्या वो लोग? और सारे जितने शूद्र लोग हैं वो सड़कों पर झाड़ू ही मार रहे हैं क्या? दिल्ली के सारे नदियां, नाले, गटर वगैरह वही साफ कर रहे हैं क्या? गाजीपुर का पूरा जो कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का ढेर है, उसको वही लोग ठिकाना लगाते हैं क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कास्ट अब क्लासेस बन गई हैं। हो सकता है कि कोई कास्ट सिस्टम के हिसाब से कोई ब्राह्मण पर्सन हो और कोई क्षत्रिय पर्सन हो, वो दिल्ली जैसे इलाके में रेड लाइट पर भीख मांग रहा हो, कुछ भी ना बचा उसके पास, सारी प्रॉपर्टी संपत्ति उसकी नष्ट हो गई हो, और जो शूद्र है उसके घर के आगे बाहर नंबर प्लेट लगी हुई हो, आईएएस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की, वो डीएसपी हो, वो डीआईजी हो, वो डीसीपी हो। तो इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इमर्ज हुई है विद रैशनल आउटलुक एंड गोल ओरिएंटेशन। ये इस चीज का फैक्ट है। मिडिल क्लास लोगों को देखो ऐसा समझा जाता है कि उनका आउटलुक बड़ा रैशनल होता है, सही को सही, गलत को गलत बोलने की दम रखता है मिडिल क्लास का आदमी, और गोल ओरिएंटेड उनका एटीट्यूड होता है। आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, क्योंकि आप समाज में आपका अपना जो तबका है वो उठाना चाहते हो। अंबानी के बेटे ने कभी नहीं सोचा कि उसको यूपीएससी का एग्जाम देना है। अदानी अपने घर परिवार में आगे चलकर कभी किसी को नहीं बताने वाला कि आप जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, आप एमपीपीएससी की तैयारी करो। मिडिल क्लास आदमी में भूख रहती है कि उसको जीवन में कुछ बढ़ना है, क्योंकि वो एक पोजीशन पर ऐसे आके खड़ा हुआ है जहां पर बहुत हालात बदतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने करंट जीवन से खुश भी नहीं होता, उसे लगता है वो और बेटर कर सकता है। और मिडिल क्लास का आदमी जिसके घर परिवार में इस तरीके का मोटिवेशन और गोल ओरिएंटेड थिंकिंग चलती है, 1-2 जनरेशन में वो अपने घर का इतिहास बदल कर रख देता है। और उसके लिए वो समझता है, क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसका आउटलुक भी बड़ा रैशनल रहता है। अब ये चीज़ें देखो, समाज की चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ों में कभी भी कुछ चीज़ 100% ठीक नहीं होती। तो आप चाहो तो मेरी बात को क्रिटिसाइज कर सकते हो, सर सबका थोड़ी ना ऐसा होता है, सबकी तो बात ही नहीं होती। जब आप सोशियोलॉजी या इंडियन सोसाइटी या सब्जेक्ट की बात करते हो, 100% तो कभी कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में कहीं की भी बात कर लो आप, और इंडिया में तो हो ही नहीं सकती डेफिनेटली 100% कोई भी चीज़। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, पृथ्वी पे नहीं है।
तो यहाँ पर कोई भी चीज़ यूनिवर्सल अप्रोच के साथ बताना या कहना, हमेशा उसका एक काउंटर आर्गुमेंट जरूर होगा। हम यहाँ पर मेजोरिटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जर्नल चीज़ों की बात कर रहे हैं। जर्नल कभी भी 100% चीज़ नहीं होती। जर्नल शब्द में कभी भी यूनिवर्सल शब्द अटैच नहीं होता या 100% शब्द अटैच नहीं होता। जर्नल का मतलब होता है ज़्यादातर, 90%। 10% फिर भी एक्सेप्शन रहेंगी, मिलेंगी ही मिलेंगी। और कौन से फैक्टर्स की वजह से हमें कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, फिर कास्ट सिस्टम वीक हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, पॉलिटी के लेक्चर्स में, बहुत सारी जगह पर मैंने आपको बता रखा है। आपके पापा शहरों में इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, फैक्ट्रीज चला रहे हैं, फर्म्स चला रहे हैं, आप चला रहे हो उनको, या आप कहीं पर जाकर काम कर रहे हो, आप वर्कर हो मान लो, या आपके पिताजी वर्कर है, आपके घर वाले वर्कर है। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा एक फैक्ट्री ओनर या इंडस्ट्रीज जो है वो लोगों की कास्ट पूछने लगे। शहरों में, मतलब यहां पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो गई, अर्बनाइजेशन की बात भी हो रही है। शहरों में लोग दूसरों के रिक्शा या ऑटो में बैठ रहे तो वो पूछेंगे भाई साहब आप ब्राह्मण हो क्या, आप शूद्र तो नहीं हो? हम शूद्र के रिक्शे पे नहीं बैठते हैं। यहां पर जिंदगी इतनी क्विक है इंडस्ट्रियलाइज इलाकों में, अर्बनाइज इलाकों में, कि लोगों को यहां पर सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, क्या? फास्ट लाइफ विद क्विक मनी। वक्त का मतलब, टाइम का मतलब होता है यहां पर पैसा। अगर आप फालतू की आर्गुमेंट्स में, इन सब चीज़ों में, तकियालूसी सोच में, विचारों में, ब्राह्मण शूद्र और वैश्य ये सब करते रह जाओगे तो पैसा कौन कमाएगा? आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव करोगे? एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कैसे बनाओगे? एक रिक्शे से 4 रिक्शे कैसे बनाओगे? ये सब शहरों में नहीं चलता है, ये सब इंडस्ट्रीज में नहीं चलता है। अंबानी अदानी अगर ये काम करते रह जाते, जितने ब्राह्मण अगर वो नौकरी के लिए अगर अप्लाई करें तो हो जाता उनका कल्याण, बन जाता फिर वो अमीर आदमी पूरे इंडिया का। ऐसा नहीं हो पाता। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फिनोमेना के डोमेन के अंदर और अर्बनाइजेशन में लोग सिर्फ अपने पैसों से, अपने वक्त से और अपने काम धंधे और कारोबार से मतलब रखते हैं। और जब इन सब चीज़ों से लोगों को मतलब होता है, कास्ट सिस्टम की तो जगह होती ही नहीं है दूर दूर तक। तो विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज, माइग्रेशन जो है वो बढ़ने लगी है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स और सिटीज का निर्माण हुआ है तो माइग्रेशन बढ़ने लगी है। तो अनलाइक द सोर्स रीजन मतलब लोग जहां से बिलोंग करते हैं, जो डेस्टिनेशन एरिया था जहां पर लोग गए हैं, वहां पर वो देखते हैं कि ऐसी जगह पर डेस्टिनेशन एरियाज कौन से, एक तो इंडस्ट्रियल टाउन्स या फिर सिटीज, ठीक है, शहर वगैरह, या फिर जहां पर इंडस्ट्रीज हैं उन शहरों में। तो वो वहां पर देखते हैं कि देयर इज फ्यूअर एडरेंसेस टू कास्ट रूल्स। यहां पर लोग कास्ट रूल्स वगैरह को इतना नहीं मान रहे। क्योंकि वहां पर लोगों को मतलब रहता है कि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए और हम पैसे देकर जल्दी जल्दी अपना काम करवा लें। अब मुंबई में आपको पता होगा, आपने बॉलीवुड की मूवी से इतना देखा होगा, सुना होगा, मुंबई में काम वालियां मिलना इतना आसान नहीं होती हैं, हाउसमेट मिलना इतना आसान नहीं होती हैं। जानते हो आप में से कुछ लोग ये चीज, है ना? और वहां पर उनका यूनियन भी चलता है काम वालियों का बहुत बड़ा। आप किसी के साथ कुछ कर दो, बदतमीजी कर दो, उनसे उल्टा सीधा बोल दो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आपकी सोसाइटी के बाहर। अब ऐसे शहरों में, मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन शहर, ऐसे शहरों में आप लोगों से ये पूछने लगो, आंटी दीदी आप शूद्र तो नहीं हो? हम शूद्र से काम नहीं करवाते हैं, सॉरी, हमारे दादा बोल के मरे थे कि चमारों से काम नहीं करवाना है। तो आपको वो काम वाली तो क्या, वो काम वाली किसी और काम वाली को भी नहीं लगने देगी आपके घर पे। और आपको जाना है ऑफिस, घर पे 100 काम पड़े रहते हैं। जब आपका वो पर्सनल, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है वो सफर करेगी, पर्सनल लाइफ आप अच्छे से मैनेज कर नहीं पाओगे। आप अपने आप को करोगे बीमार, पकड़ लोगे चारपाई, पकड़ लोगे हॉस्पिटल का बेड,
आपका प्रॉफिट सफ़र करेगा, आपकी इनकम सफ़र करेगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ये लोग चाहते नहीं है शहरों में और इंडस्ट्रियल टाउन्स में, सिटीज़ में। उनको मतलब होता है प्रॉफिट से, बिकॉज वक्त उनके लिए है डॉलर्स, वक्त उनके लिए पाउंड, वक्त उनके लिए आईएनआर। फिर स्टेट ने भी, यानी कि सरकार ने भी रोल दिखाया यहां पर। आप एक चीज समझने लगे हो ना, आप तो लेक्चर्स को पढ़ते पढ़ते, जब भी स्टेट का जिक्र होता है तो स्टेट का मतलब दिल्ली, कर्नाटका, मद्रास, नागालैंड, त्रिपुरा, ये नहीं होता है। स्टेट का मतलब हम लोग यहाँ पर नेशन स्टेट की बात करते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है। तो सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य की सरकार ने क्या कुछ रोल निभाया है क्या? यस, उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, लाइक एफर्मेटिव एक्शन, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग का अधिकार देना, संविधान निर्माताओं ने भी लिया इसके लिए स्टेप। लैंड रिफॉर्म्स का आना, जैसे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वगैरह, हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर के लेक्चर में, रिच लोगों से लैंड लेकर पुअर लोगों को बांटना। और मंडल कमीशन, जिसमें कितना परसेंट आरक्षण मिला था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ओबीसीज को? 97, 27%। ठीक है। नाउ व्हाट इज एफर्मेटिव एक्शन? मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल थ्योरी के डिस्कशन में, क्लास 11th की एनसीईआरटी में, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। इक्विटी का प्रिंसिपल याद है आप लोगों को? वो 3 लोग स्टूल के ऊपर खड़े रहते हैं, जिसके पास रिसोर्सेज है उसको रिसोर्सेज मत दो, जिसके पास नहीं है रिसोर्सेज उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन कर दो। और एफर्मेटिव एक्शन के अंदर क्या होता है, समाज में कुछ लोग जो है वो बाकी लोगों जैसे नहीं है, तो लेकिन वो भी समाज के पार्टी हैं, समाज का हिस्सा है, तो उनको भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा देना चाहिए। और वो कभी भी ऐसा फील ना करें कि बाकी लोग तो वी हैं और हम लोग दे हैं। मैंने आपको फर्क समझाया था ना वी और दे की डिबेट में। अपना पराया का जब फर्क होता है साइकोलॉजिकली, तब हम उसको कहते हैं वी और दे की डिबेट। तो एफर्मेटिव एक्शन कैसे? बस जहां पर रुकी है बस स्टैंड पर, वहां पर पब्लिक रैम्प्स बनवाना। वैसे हमारे देशों में तो नहीं होता, टू बी फ्रैंक, बसेस वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है। वैसे सारी जगह पर तो नहीं, स्टेप अभी स्टार्ट हुए हैं जस्ट। ठीक है। और जैसे अफर्मेटिव एक्शन की फॉर्म में आप रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम को भी कह सकते हो, कि कुछ लोग पास्ट में जो है कास्ट सिस्टम के डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम थे, तो उनको आज समाज में तबका देने के लिए हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, कोटा दे रहे हैं। ठीक है। और एफर्मेटिव एक्शन किस प्रकार से हो सकती है? महिलाओं के लिए कानून लेकर आना ताकि वो सेफ फील करें। ठीक है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंश्योर हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो कहीं पर भी, तो कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार देना। ठीक है। क्योंकि वो लोग अपने अधिकारों से वंचित रहे। ठीक है। उसको हम कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन। तो राज्यों का भी, सरकार का भी रोल रहा है। कैसे रोल रहा है? तो आप ये कह सकते हो कि कास्ट के एंगल को वीक करने के लिए उनका रोल रहा है पॉलिसी मेकिंग का। लेकिन आप आगे चलकर मेरे साथ एथिक्स में, जीएस पेपर 2 में, गवर्नेंस में और इंडियन सोसाइटी में पढ़ोगे, कभी कभार कास्ट के फैक्टर को बूस्ट करने के लिए राज्य ही सबसे बड़ी रावण रही है। कैसे? मैंने आपको 2 चीज बताई थी ना, जो 2 जहर है हमारे समाज में, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नेता, राजनेता और राजनीति के क्षेत्र में कास्ट के एस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जाता है ना, ताकि राजनीति में सारे जो नेता हैं वो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर सकें। बताओ, जातियों को लड़वाना, कोई एक मुद्दा क्रिएट कर देना, कास्ट के बेसिस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति खेलना, ये सब भारत की राजनीति की वास्तविकता है कि नहीं है? रियलिटी है ना? तो ये दोस्तों हमने कुछ डिटेल में कुछ फैक्टर्स पढ़े जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक होता हुआ आया है हमारे देश में। एंड ये वो फैक्टर्स है जिसको आप कह सकते हो सॉरी, कि कैसे कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, कास्ट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है हमें। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज चेंजेस, कि प्योरिटी पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाना, कास्ट सिस्टम का वीक हो जाना, तो उसके पीछे हमने मेजरली 6 फैक्टर्स पढ़े। वैसे आप
पांचवें वाले को कंबाइन करके बोल सकते हो, 5 फैक्टर बोल सकते हो। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड रोल ऑफ स्टेट। ये साथ में इसलिए लिखा होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो ज़्यादातर होती हैं वो शहरों में ही होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। इन सब फैक्टर्स की वजह से कास्ट जो इतना रिजिड हुआ करता था, कास्ट के रूल्स इतना रिजिड हुआ करते थे, बाउंड्रीज इतनी रिजिड हुआ करती थी, उसके अंदर अब फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलने लगी है। कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है हमारे देश में, इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।